हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज बेटा हम लोग लास्ट चैप्टर जो हम लोग देख रहे थे वही हमारा चल रहा हुआ है, यूनिट 2 विलियन। और इसमें हम टॉपिक हमने हेनरी का नियम पढ़ लिया है। ठीक है, हेनरी का नियम पढ़ने के बाद जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग माने यूजेस, क्या यूज है हेनरी का नियम, इस पे मैंने आप लोग को एक नियम जो है यूजेस जो है एक उपयोग बताया था कि गहरे समुद्र में जाने पर जो गोताखोर लोग जो होते हैं उनको श्वास लेने में दिक्कत क्यों होती है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, अब जो है एक और जो है अनुप्रयोग है हेनरी के नियम का, जिसका जो जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर श्वास लेने में कठिनाई क्यों होती है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हेनरी के नियम से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको हेनरी का नियम बता देती हूँ। हेनरी का नियम में अपन ने क्या पढ़ा था कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ये क्या है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ये अपन हेनरी के नियम में पढ़े थे। और m क्या है बेटा, m है गैस की मात्रा। ठीक है, हेनरी का नियम क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो मात्रा होती है वो कितनी मात्रा द्रव में विलीन होगी, उससे रिलेटेड ये नियम हेनरी ने दिया। और उन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर किसी किसी गैस की द्रव में जो विलीनता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। माने गैस में आप जितना दाब आरोपित करोगे उतनी ज्यादा मात्रा में वो गैस जो होती है उस द्रव में घुलनशील होगी या विलीन हो जाएगी। ये हेनरी का नियम ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब इस हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में अपन एक पॉइंट देखने वाले हैं, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। हेनरी के नियम में उसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, है ना, आता है बेटा हेनरी का नियम, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं अनुप्रयोग यूजेस। तो यहाँ पर आपको देखना है, ऐसा क्वेश्चन आता है अधिक ऊंचाई पर, मतलब यदि आप पर्वत में हैं, कोई पहाड़ में हैं, तो आपने फील किया भी होगा यदि आप कभी गए होंगे तो, है ना, क्या क्या देखते हैं अपन, जैसे अपन ऊपर की ओर चढ़ते हैं हम ज्यादा हांफने लगते हैं। हांफना मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी सांस लेना। तो जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि जैसे आप ऊंचाइयों पर जाओगे बेटा वहां पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या होता है, कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा इसका मतलब ये होता है वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ही कम है। आया समझ में, वायुमंडल जो है वहां पर ऊपर वाले जो एरिया है, ऊंचाइयों वाले जो एरिया है वहां पर ऑक्सीजन का मात्रा कम। इसको दो तीन एंगल से आप बोल सकते हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम बोल सकते हो, है ना। मैं आपको कैसे कैसे इसको बोल सकते हैं, क्या क्या वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं वो बता देती हूँ, ताकि आपको राइटिंग करते समय, आंसर लिखते समय आसानी हो जाएगी। क्या क्या बोल देंगे कि ऊंचाई पर, है ना, ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा कम होती है, ये बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी वायुमंडल में, ऊपर जो ऊंचाइयों पर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब अपन बोलेंगे कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा ही कम होगी वहां क्या होगा, ऑक्सीजन का दाब भी कम होगा, माने प्रेशर का मान भी कम होगा। क्यों, क्योंकि भाई ऑक्सीजन ही नहीं है वहां पर, ऑक्सीजन की मात्रा ही कम है, तो ऑक्सीजन के द्वारा आरोपित दाब का मान भी कम होगा। और हेनरी के नियम में हमने क्या पढ़ा है, हेनरी के नियम में हमने ये पढ़ा है कि यदि गैस की मात्रा यदि आपको ज्यादा घोलनी है तो दाब भी आपको ज्यादा आरोपित करना पड़ेगा, तब जाकर वो गैस क्या होगी, वो गैस जो है किसी द्रव में विलीन होगी। समझे, अपन ने हेनरी में यही पढ़ा है। और अभी हम सिर्फ, मैंने एक ही पॉइंट बताया है कि ऊंचाई पर जाओगे तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वायुमंडल में, या बोल सकते हो ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी। सांद्रता वाला वर्ड ज्यादा सुटेबल होगा, इसको आप यूज करेंगे कि ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है वायुमंडल में। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का दाब भी कम होगा, ऊंचाइयों में ऑक्सीजन का दाब भी कम होगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ऊंचाई पर जाएंगे पर्वतारोही लोग या चढ़ने वाले जो भी हैं, जो लोग हैं, उनको श्वास लेने में दिक्कत क्यों होगी, क्वेश्चन ये है अपना। तो आप ये दो पॉइंट बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड वो एक प्रकार का लिक्विड है ना, तो ब्लड में ऑक्सीजन को अपने को घोलना है, तब तो हम ऑक्सीजन हम यूज कर पाएंगे, हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन को यूज कर पाएंगी।
ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर समझिएगा, जो ब्लड है उसमें अपने को क्या करना है, ऑक्सीजन इजिली डिसॉल्व कब होगा, अभी हमने हेनरी के नियम में पढ़ा, ब्लड यदि एक लिक्विड है और उसमें ये ऑक्सीजन जो गैस है उसको जब घुलेगा तब वो पर्वतारोहियों को मतलब उनकी कोशिकाओं को उपलब्ध हो पाएगा ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब अपन ऊंचाइयों पर जा रहे हैं तो दाब का मान, ऑक्सीजन के दाब का मान कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, घुल नहीं पा रही है, कि कम दाब पर कम घुलेगा। वही हेनरी ने बताया हमको, है ना, कि प्रेशर का मान यदि कम होगा तो कम मात्रा गैस में गैस की कम मात्रा लिक्विड में घुलती है। तो यहाँ पर वही चीज हुआ है कि ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम, ऑक्सीजन का दाब कम, इसलिए ऑक्सीजन दाब कम होने की वजह से, ऑक्सीजन का दाब कम होने की वजह से जो ब्लड में ऑक्सीजन कम घुलती है और इसी कारण हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है, पर्वतारोहियों को ऊंचाइयों पर जाने पर क्या होता है, उनको श्वास लेने में दिक्कत होती है और दिक्कत के कारण क्या फील होता है बेटा, कमजोरी फील होती है। और कमजोरी फील होगी, चक्कर आएगा, सोचने समझने की क्षमता कम होगी। ये सारी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है किनको, पर्वतारोहियों को। समझ में आई बात। और इस प्रकार की प्रॉब्लम को एक नाम दिया गया है एनॉक्सिया। नाम दिया गया इन द सेंस ये प्रॉब्लम, ये बीमारी है और उसका क्या नाम है, उसका नाम है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट या कमी के कारण। ऑक्सीजन की एब्सेंट होगा तो इंसान तुरंत ही निपट जाएगा भाई, है ना। कमी नहीं यहाँ पर कम ही बोलेंगे, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे। ऊपर ऑक्सीजन है, ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन है पर उसकी मात्रा कम है, उसकी सांद्रता कम है, इसलिए ऑक्सीजन द्वारा आरोपित दाब कम है। देखो लाइन से मैं समझा रही हूँ, है ना। और इसके कारण क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन कम घुलती है, क्यों, क्योंकि वहां पर दाब कम है ऑक्सीजन का। और ब्लड में ऑक्सीजन कम घुलने के कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी कम प्राप्त होती है ऑक्सीजन। और इसकी वजह से जो पर्वतारोही हैं उनको क्या क्या फील होता है, नेचुरल सी बात है, कमजोरी फील होगा क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है उनको श्वास लेने के लिए, ठीक है। कमजोरी फील होगी, चक्कर आ सकता है या सोचने समझने की क्षमता कम होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम को, ये सारी समस्याओं को एक नाम दिया गया है एनॉक्सिया, यह बीमारी है ना। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछते हैं एनॉक्सिया क्या है, ऐसा भी कभी पूछता है। तो आप ये हेनरी का नियम के अनुप्रयोग में एक पॉइंट जो मैंने बताया, अधिक ऊंचाई पर जाने पर या चढ़ने पर श्वास लेने में कठिनाई क्यों होती है, ऐसा यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 2 पॉइंट लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम, ऑक्सीजन का दाब कम, फिर हेनरी के नियम के अनुसार क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में अच्छे से घुल नहीं पाई क्योंकि दाब का मान कम है, बस। और इसी कारण से फिर आप बताएंगे कि पर्वतारोही जो है उनको कमजोरी फील होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है इसी कारण से, और सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, और इस पूरी बीमारी का नाम है एनॉक्सिया। बस इतनी 3-4 जो लाइन है वही आपको इसके आंसर में लिखना है। बस आप क्या होता है कि आपकी बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है बेटा, लेकिन उस बुक में जो भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, उसमें कौन सी लाइन आंसर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आई, क्लियर सबको, तो ये आंसर लिख पाएंगे आप, है ना, ठीक है। ओके बच्चा, तो ये 2-3 लाइन जो मैंने बोला, ये वाली एक लाइन सांद्रता ऑक्सीजन की कम, दाब कम, और ये हेनरी का नियम, और ये सारी बातों को आप ऐसे आप डायग्राम बना के भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने बोर्ड में बताया। शब्दों में तो लिखना आती है आवश्यक ही है, साथ में आप अपने आंसर को मोर अट्रैक्टिव या मोर डिफरेंट बनाने के लिए, क्योंकि देखिए बेटा आप जो बुक पढ़ रहे हो सारी, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे वही बुक पढ़ रहे हैं, पर पढ़ तो वही बुक रहे हैं, लेकिन सबके लिखने का तरीका अलग होता है। तो आप चाहो तो ऐसा डायग्राम बनाकर ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लेवल कम है, ऐसा आप लिख कर भी अपना आंसर लिखोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। जितना नीट एंड क्लीन आप आंसर, क्लियर आंसर लिखोगे, आपके बाकी आंसर पर भी इफेक्ट पड़ता है ना, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया हेनरी का नियम, एक मैंने बताया। एक और मैं हेनरी का नियम लास्ट जो बताऊंगी, फेफड़ों की क्रियाविधि, ठीक है। देखो केमिस्ट्री जो होता है ना बेटा, वो हमारी पूरे सब जगह केमिस्ट्री, पर एक्चुअली हम उसको समझ नहीं पाते हैं।
तो यहाँ पर अभी हेनरी के नियम से रिलेटेड एक और हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक्चुअली ये बायोलॉजी में भी आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप देख लोगे हेनरी के नियम की एक और क्रियाविधि, एक और यूजेस देखने वाले हैं अपन। ठीक है, आपको सबको मालूम है कि हमारे लंग्स है, हार्ट की बात नहीं कर रही भाई, सब लोग हार्ट में पहुंच जाते हैं जल्दी से, लंग्स की बात कर रही, फेफड़े की बात कर रही। ठीक है, 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, 2 लंग्स हैं हमारे बॉडी में, आपको सबको मालूम है। अब आपको ये भी मालूम है कि जो बेटा लंग्स है, जो लंग्स है, हम श्वसन के द्वारा, ये जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, क्या होगा क्या होगा, श्वास जब लेंगे तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो कहाँ स्टोर होगा, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ होगी बेटा, लंग्स में। मैं डायग्राम को ऐसा गोल गोल बना दी हूँ, है ना, चाहो तो आप बायोलॉजी वाले बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हो, मेरे डायग्राम पे कमेंट मत करिएगा मैं डायग्राम को वापस वो कर दे रही हूँ। ठीक है, आप सिंपल सा ऐसा ऐसा कर सकते हो, ये लंग्स बना सकते हो इस टाइप से। ठीक है, मैं भाई तुम लोग कमेंट करोगे ही, मैं कितना बोल दूं, मत करो कमेंट, कमेंट तो होना ही है ना। चलिए मैं लंग्स को थोड़ा सा प्रॉपरली कर लेती हूँ। तो ये आपका क्या है बेटा, लंग्स है। ठीक है, ये भी लंग है और ये भी लंग, 2 मिला के। अब क्या होगा, जब हम नोज से, नाक से सांस लेंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ रहेगी, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मात्रा हमारे लंग्स में पहुंचेगी। समझ में आई बात। तो याद रखिएगा, जहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर ऑक्सीजन का दाब भी ज्यादा होगा। समझ में आई बात। जैसे आप एकदम सिंपल से एग्जांपल ले लो, बस अभी अभी तीजा पोरा का दिन आएगा तो क्या होगा, बस में एकदम इंसान भरे रहेंगे, लोग भरे रहेंगे, तो प्रेशर का मान भी, बस में बहुत सारे धक्का मुक्की प्रेशर होगा। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, मतलब जितने ज्यादा इंसान उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। वैसे ही यहाँ पर लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, तो वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर, ऑक्सीजन के कणों के द्वारा प्रेशर भी ज्यादा आरोपित होगा। समझ में आई बात, आई थिंक अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको ये समझना है कि लंग्स जो है, क्या समझना है आपको कि जो लंग्स है हमारे, लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन द्वारा आरोपित दाब का मान भी ज्यादा होगा। समझ में आई बात, क्लियर है एकदम। ऑलवेज ये फंडा बिल्कुल याद रखना, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उस पदार्थ के द्वारा आरोपित दाब का मान भी ज्यादा होगा। तो लंग्स में सिचुएशन नंबर 1, लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा या लेवल ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन द्वारा आरोपित दाब मतलब पी का मान भी वहां पर लंग्स में ज्यादा होगा। क्लियर, समझ में आया बात। अब आते हैं कोशिकाओं की तरफ। इतनी बात समझ में आई कि लंग्स की स्टोरी समझ में आई, लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन द्वारा आरोपित दाब का मान भी ज्यादा होगा। क्लियर। अब आपको पता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, सबको पता है ना, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुला होता है और हमारा ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, मतलब घूमते रहता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये मैं लंग्स को यहाँ से हटा रही हूँ, थोड़ा सा अपन कोशिकाओं की तरफ जाते हैं कि कोशिकाओं में क्या होता है। कोशिका मतलब समझेंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये जो हमारा लंग्स है वहां पर क्या है, लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा है और ऑक्सीजन द्वारा आरोपित दाब का मान भी ज्यादा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कोशिकाओं की या सेल्स की। कोशिकाओं में क्या होगा बेटा, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा रेगुलर यूज हो रही है, यूज हो रही है इन द सेंस उपयोग हो रहा है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर क्या होगा, लंग्स की कंपैरिजन में जहां भी किसी भी कोशिका में यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, लेवल ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो ऑक्सीजन का लेवल जैसे कम होगा वहां पर ऑक्सीजन का दाब भी कम हो जाएगा, होगा ना। समझ में आ रही बात मैंने क्या बताया, सिंपल सी बात बताई मैंने। लंग्स, कोशिकाओं में जो लंग्स है वहां पर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होगी और सांद्रता ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन गैस द्वारा आरोपित दाब का मान भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं किसी कोशिका की, सेल्स की। सेल्स में क्या होगा, जिस भी सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम क्यों होगा, क्योंकि कोशिकाओं में लगातार कुछ ना कुछ काम हो रहा है और काम होने की वजह से ऑक्सीजन यूज हो रहा है और यूज होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन, जिस भी कोशिका में लेवल कम होगा वहां पर ऑक्सीजन का दाब भी कम हो जाएगा और जैसे दाब कम होगा
तो क्या होगा अपन देखते हैं। ये पहले दो चीजें आपको समझ में आ गई हूं तो आगे अपन बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद अपन को ये समझना है यहाँ पर बेटा कि जो हमारा ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हमारे ब्लड में HB मीन्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है, या इसको आप ब्लड भी लिख सकते हो, ब्लड का हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है या ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो HbO2 ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कैसा है, ये अस्थाई कंपाउंड है। अस्थाई मतलब परमानेंट नहीं है। ये क्या होता है, ये कब बनेगा, जब ऑक्सीजन का लेवल या ऑक्सीजन का दाब ज्यादा होगा ना, तब क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। क्लियर, समझ में आया। तो यहां पर लंग्स से ये वाले जगह पे जब होगा तो यहां पर HbO2 का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। लेकिन जब ये जो ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जब ये ऐसी कोशिकाओं में पहुंचता है जहां पर दाब, ऑक्सीजन का दाब कम होता है, तो क्या होता है बेटा, वहां पर HB और O2 ये होते हैं, टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होके इन कोशिकाओं को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दाब कम हो गया है। अब ये टूटेगा क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये बनना क्या है, जब ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाएगा। कब घुलेगा, जब दाब ज्यादा होगा। तो घुलने के कारण जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, और जब दाब कम हो जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसी कारण जो कोशिकाओं में जहां ऑक्सीजन का मात्रा या सांद्रता कम होगी, दाब कम होगा, वहां पर ये फट से दोनों टूट जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। इसी कारण इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अस्थाई कंपाउंड। क्यों, क्योंकि कभी दाब बढ़ने पर वो कंपाउंड बन जाता है और दाब कम होने पर वो कंपाउंड टूट जाता है। इसी कारण उसको हम बोल रहे हैं अस्थाई। देखो मैंने यहाँ पर जब प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पर बनेगा, और प्रेशर जब कम हो जाएगा तो वापस ये ऐसा टूट जाएगा। तो मैंने इसको कंबाइन तरीके से आपको बताया। ऊपर वाला एरो क्या शो कर रहा है, दाब ज्यादा, तो ये बन जाएगा। नीचे वाला एरो क्या शो कर रहा है, दाब कम, तो ये वापस टूट जाएगा। इसलिए इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसको अस्थाई कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो सिंपल आपको ये बताना है कि लंग्स में क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है जो कि अस्थाई कंपाउंड है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जब ऐसी कोशिकाओं में पहुंचता है जहां पर दाब घटा हुआ है, तो घटने वाले दाब वाली सिचुएशन में ये वापस टूट जाता है। और टूटता क्यों है, क्योंकि उसको, उस कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए ये टूट कर ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा और वो कोशिकाओं को उपलब्ध हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारा लंग्स जो होता है वो फंक्शन करता है। ये भी लंग्स का फंक्शन भी ऑक्सीजन के प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दाब कम और ज्यादा होने पर किस प्रकार ऑक्सी हीमोग्लोबिन का किस कंडीशन में निर्माण हो रहा है और किस कंडीशन में इनके बीच का बंध टूट रहा है, यही आपको बस ये दो डायग्राम जो मैंने बताए हैं एकदम सिंपल से, यही दो डायग्राम के माध्यम से आप इस लंग्स की क्रियाविधि को समझा सकते हैं। सबको समझ में आया, क्लियर है। बस दाब कहाँ ज्यादा है, लंग्स में। ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, अस्थाई कंपाउंड है। ठीक, अब क्या हुआ, कोशिकाओं में क्या हुआ, जिस भी कोशिका में ऑक्सीजन का दाब कम होगा, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी, वहां पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा बस। और टूटने के कारण ऑक्सीजन उस कोशिकाओं को, जहां पर कमी थी ऑक्सीजन की, उस कोशिकाओं को ये ऑक्सीजन मिल जाएगी। सिंपल। फिर ये हीमोग्लोबिन जो ब्लड में है वो तो हमारे ब्लड में ही रहेगा, फिर लंग्स में वो रोटेट होता रहेगा, और जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी फिर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। इस तरीके से ये रोटेशन चलता रहता है। जहां कमी होगी ऑक्सीजन की वहां टूट जाएगा, जहां ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होगी वहां पर फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया।
तो ये जो है दो मैंने उपयोग बताए हैं हेनरी के नियम के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों उपयोग। इवन आपके ये 12th के एग्जाम में तो पूछता ही बेटा, साथ साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये पूछता है। तो ये क्या है, हेनरी ने जो प्रेशर का मैजिक रोल बताया, मैजिक ही तो है, जादुई रोल तो है, जादुई रोल है ना, कि जब प्रेशर बढ़ रहा है तो कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, जब प्रेशर कम हो जा रहा है तो ये अलग हो जा रहा है। अलग मतलब नहीं घुल पा रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं घुल पा रही है। वही पढ़े ना, गैस की द्रव में विलेयता पढ़े अपन। तो जब दाब कम होगा तो कोई गैस किसी लिक्विड में नहीं घुलेगा, इसलिए यहाँ पर ये टूट जा रहा है। नहीं घुलने का मतलब टूट जाना, अलग हो जाना। क्लियर है, समझ में आया? तो ये जो है दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपके बोर्ड और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लायक ये क्वेश्चन है। और यदि आपको इस पॉइंट में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में, मेरे यूट्यूब के चैनल के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको और अच्छे से समझाऊंगी, दूसरा एग्जाम्पल समझाऊंगी। अगर आपको वो बस वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल समझाऊंगी। और यदि आपको समझ में आ गया तो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।